जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम अड्डा में। साथियों, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था वो उसका नाम था ह्यू रोज। तो ह्यू रोज जो था, इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग है HUGHROSE, ह्यूज रोज इसको कहेंगे हम। और देखिए 17 जून 1858 को ये देखिए अंग्रेजी जनरल था जिससे रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और इसी ने कहा था कि शी इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द लीडर्स। जो ह्यूज रोज था उसी ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि सारे लीडर्स में सबसे डेंजरस जो है वो रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो इसका आंसर होगा ह्यू रोज। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन की जो टाइमलाइन है वो क्या है। तो ये टाइमलाइन अराउंड 1906 है, 1905 के अराउंड आप इसको कह सकते हैं, 1905 1906 में। और ये देखिए इसका कारण क्या था। तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा, ये इसका तात्कालिक कारण था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है कि कोई भी जो मेजर इवेंट हुआ है, जो ज्यादा बड़ा इवेंट हुआ है, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस हुआ है या असहयोग आंदोलन हुआ है, उसके कारण क्या थे ये आपको पता होना चाहिए। कारण पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो तात्कालिक कारण था आंसर होगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इसकी अवधारणा रखते थे वो थे अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल तथा लाला लाजपत राय। तो देखिए ये जो था एक इसमें नींव रखी जा चुकी थी, जो एक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो सूरत में स्प्लिट हुई थी। कांग्रेस के दो जो है ये तबके बन गए थे और यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। इस जो ये विभाजन था इसकी शुरुआत यहीं से हो गई थी। मतलब एक तरीके से इसके बीज यहीं से बोए जा चुके थे जब स्वदेशी आंदोलन चला था। क्योंकि देखिए कुछ उदारवादी गुट जो थे इसके विरुद्ध थे। कुछ गुट ये कह रहे थे कि जो मॉडरेट्स थे वो ये बोल रहे थे कि भाई ये चीज सही नहीं है। और स्वदेशी आंदोलन में देखिए जैसे कि कपड़ा वगैरह बहुत ज्यादा जलाया गया था। फॉरेन कपड़ा जो था, बाहर से आया हुआ कपड़ा, उसको बहुत ज्यादा जला दिया गया था। प्रोडक्ट्स बहुत सारे जला दिए गए थे। तो कुछ जो उदारवादी थे उन्होंने इसका विरोध किया था। और देखिए ये जो थे लाल बाल पाल, जैसे कि लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ये कौन से तबके में थे? ये एक्सट्रीमिस्ट में थे। एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था इनको। तो ये इसकी थ्योरी है, इतना ही आपको पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। देखिए एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेट करता है क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है तालकोटरा स्टेडियम। तालकोटरा स्टेडियम ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो आजादी का अमृत महोत्सव था उसमें 75 नगर वैन, दिल्ली एनसीआर में 75 पुलिस स्टेशन, ये सब चीजें आयोजन किया गया था इसमें। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, तालकटोरा स्टेडियम में आयोजन किया गया था। इसके बाद में देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किया था? तो देखिए ये भी इस तरीके के क्वेश्चन पता होने चाहिए। अखिल भारतीय शिक्षा समागम शिक्षा से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्यपाल आनंदीबेन भी शामिल थी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो देखिए सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और निरंतर निर्धनता को घटाना और उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल इसमें आती हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको बिल्कुल थोड़ा डीपली पढ़ के जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पढ़ के जाना है। कल भी मैंने जो फर्स्ट आपको प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें बताया था आपको कि एसडीजी गोल्स बिल्कुल आपको रट के जाने हैं। 17 जो एसडीजी गोल्स हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गोल किससे रिलेटेड है। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूछा जा सकता है 13 एसडीजी किससे रिलेटेड है, 14 एसडीजी किससे रिलेटेड है। तो आप बिल्कुल एसडीजी बिल्कुल रटेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारी चीजें आपके जो है बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका
सी। तो आंसर है सी। और देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट हुआ था, और ये यूएनएफसीसीसी मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, और इसमें ग्रीन हाउस गैस के निकास को कम करने से संबंधित है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है, जो ग्रीन हाउस गैस है उनको कम करने से संबंधित है। आपको ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस में क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड कौन कौन सी गैसें आती हैं, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद में देखिए ब्लू कार्बन क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी रिसेंटली चीजें चल रही हैं एनवायरमेंट में, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ब्लू कार्बन जो है वो बेसिकली क्या है, महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। तो देखिए इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में बता देता हूँ। जो भी कार्बन जो है एमिट किया जा रहा है व्हीकल से या अन्य सोर्सों से, तो महासागर या तटीय जो मतलब बेसिकली बीच या इस तरीके के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, इकोलॉजी सिस्टम है, वो क्या करती हैं, कार्बन को अगर कैप्चर कर रही हैं तो उसी को ब्लू कार्बन कहा जाता है। इन जो पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा कार्बन को कैप्चर किया जाता है उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। सीधी सीधी बात ये है। तो इसका आंसर होगा ए। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेंगे। और इसमें देखिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, शायद उसके बाद में और जरूरत नहीं पड़ेगी। वीड और जो देखिए प्लैंकटन्स जो होते हैं, मैंग्रोव जो होते हैं, आपने ये सब सुना होगा। जैसे वीड होता है, जो समुद्र में वीड होता है, या प्लैंकटन्स जो होते हैं, और आपके क्या है, जिनको कोरल्स भी एक तरीके से कहते हैं हम, मैंग्रोव्स जो है, ये सब चीजें जो है कार्बन को कैप्चर करती हैं और ये कार्बन सिंक का काम करती हैं। कार्बन सिंक का कार्य करती हैं, कार्बन को सिंक करने का कार्य करती हैं। तो जैसे देखिए अमेज़न को क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो वो भी क्या करते हैं, कार्बन को सिंक करते हैं। इसी तरीके से ये पारिस्थितिक तंत्र जो है, ये भी कार्बन को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, कार्बन सिंकिंग पारिस्थितिक तंत्र कहा जाएगा इनको। तो ये आप इतना पढ़ लीजिए, काफी है इतना। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें सूची दी गई है, हमें मिलान करना है इसमें। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन जो है वो कहाँ पे है, शंकु वृक्ष वन जो है वो कहाँ पे है, कच्छ वनस्पति कहाँ पे है, और पतझड़ वन कहाँ पे है। तो ये देखिए आपके सामने ऑप्शंस भी हैं। इसमें से सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, देखिए ए का 4 होगा, उष्णकटिबंधीय जो है उसमें ये साइलेंट वैली में पाया जाता है। इसके बाद में बी जो है, शंकु वृक्ष जो पाए जाएंगे वो कहाँ पे है, सेकंड में हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति वो आपकी मिलेगी सुंदरवन में। और देखिए पतझड़ जो है वो बेसिकली कहाँ पे मिलेगा, आपका राजस्थान में मिलेगा। तो देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डी। आंसर नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वन नवीनीकरण संस्थान है। ये देखिए एसोसिएशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वन जो नवीकरणीय संसाधन है और जो कारण है कि ये पर्यावरण को की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो देखिए पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और वन नवीकरणीय संसाधन है, ये बात भी सही है। लेकिन जो आर है, जो रीजन है, वो एसोसिएशन को सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो इसका आंसर नंबर बी है, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये सीधा सीधा इस कारण से, सॉरी इस एसर्शन से कि वन नवीकरणीय संसाधन है, इससे सीधा सीधा मैच नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आप बिल्कुल इसका जो ऑप्शन लगाएंगे बी लगाएंगे। इसके बाद में देखिए 10th क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो देखिए राख का टीला आपने सुना होगा, ये जो है संगन कल्लू से रिलेटेड है। और संगन कल्लू नामक जो नव पाषाणकालीन पुरास्थल है, ये बेसिकली है कहाँ पे, ये है कर्नाटक के मैसूर में। कर्नाटक के मैसूर में जनपद है बेलारी। तो देखिए बेलारी जनपद के में पाया जाता है ये, और मैसूर जो है वो आपका कहाँ पे, कर्नाटक में है। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे, संगन कल्लू। इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो देखिए इसमें जो सारे दे रखे हैं, इसमें से सूर्य जो है सबसे करीब है, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है, सूर्य भी एक स्टार है। तो ये जो है पृथ्वी के सबसे समीप है। इसके अलावा जो कि अल्फा सेंचुरी और ये सब जो है सूर्य के बाद ही आते हैं।
इसके बाद में देखिए 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है युग्मों का मिलान करना है। तो युग्म का मिलान करना है, मिदनापुर नहर कहाँ पे है, तवा प्रोजेक्ट, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो आंसर है वो है, देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, आप एग्जाम में भी ये देखेंगे कि सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो मिदनापुर नहर है वो कंसावती नदी, जो कसाई कहा जाता है, उस पे सिचुएटेड है। और देखिए जो मैथुर डैम है वो कावेरी नदी पे है, और उकाई प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, वो तापी नदी पे है। लेकिन जो तवा प्रोजेक्ट है वो कृष्णा नदी पे नहीं है, वो जो है कृष्णा नदी पे नहीं है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। तो देखिए जो ये तवा प्रोजेक्ट है, तवा प्रोजेक्ट है तवा रिवर पे ही, ये तवा रिवर पे ही सिचुएटेड है। और जो तवा रिवर है वो बेसिकली किसकी ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा रिवर की, जो नर्मदा नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है तवा रिवर। तो इसलिए ध्यान रखेंगे ये कृष्णा जो है गलत सुमेलित किया गया है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, संविधान का भाग है, ये उद्देशिका के बारे में कहा गया है। देखिए प्रेम्बल के ऊपर मैंने एक पूरी विस्तृत वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद में आप उसको एक दो बार देख लेंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा प्रियम्बल के बारे में। जो भी एमसीक्यूज उससे बन सकते हैं वो मैंने उस वीडियो में बताए हैं। इसको अब देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान का जो भाग है, सॉरी, भारत का संविधान की उद्देशिका जो है, प्रियम्बल जो है, वो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है, संविधान का भाग है। ये आप पढ़ लेंगे, इसका मैं आंसर बता देता हूं और इसकी व्याख्या बता देता हूं। देखिए इसमें जो आंसर है सही, वो आंसर है डी। ये देखिए संविधान का भाग तो है, अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है बिल्कुल, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो देखिए उद्देशिका जो केशवानंदी भारती केस आया था, केशवानंदी भारती केस बनाम केरला राज्य, स्टेट ऑफ केरला, ये एक केस था 1973 का। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये कह दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। जबकि इससे पहले जो बेरुवरी यूनियन केस था 1960 वाला, उसने ये निर्णय लिया था कि उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है। तो इसको उल्टा कर दिया था केशवानंदी भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला ने, इसको जो है उल्टा कर दिया था और कहा था कि ये भाग है, प्रियम्बल जो है भाग है, लेकिन इसका कोई भी जो है विधिक प्रभाव नहीं होगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसका जो है एनफोर्समेंट नहीं है, इसके कोई भी जो भाग है या इसके जो भी कंटेंट है उनका कोई भी विधिक प्रभाव नहीं रहेगा, उनका कोई भी जो है लीगल प्रभाव नहीं रहेगा, जुडिक्शन में नहीं आएंगे वो, आप बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है राष्ट्रपति, तो देखिए पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, आप बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इनमें से जो कुछ चीजें दे रखी हैं ये देखिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करिए, ये ह्यूमन एरर्स होते हैं और कई बार जो है बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी ये गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले नहीं और वाली चीज को देखेंगे, तो इसमें क्या चीज जो है वो आवश्यक नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक नहीं है उम्मीदवार के लिए। तो आप बिल्कुल हैरान होंगे कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष होने चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए एमपी चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के पास, देश का नागरिक होना चाहिए, तो इंडियन स्टेट का जो है नागरिक होना चाहिए। इसका जो अनुच्छेद 58A है, अब देखिए मैं अनुच्छेद भी इसका बता देता हूं आपको। अनुच्छेद कौन सा है, 58A। 58A उसमें ये सारी जो आवश्यकताएं हैं वो दी गई हैं, इसके निर्वाचन होने के लिए जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशंस है वो दी गई हैं और इसमें पढ़ा लिखा होना कोई एक अनिवार्यता नहीं है। 15वां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है यहाँ पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, तो उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति। तो ये सारे जो बेसिकली अपॉइंटमेंट्स हैं लगभग राष्ट्रपति ही करते हैं, CIC वगैरह के और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनके सबके राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। और इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 324 का सब क्लॉज 2। 324 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको रट लीजिए। इलेक्शन कमीशन से जो है उसमें दिशा निर्देश वगैरह जो दिए जाते हैं और एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, 324 में दिया गया है। इसके पार्ट 2 में
इसके सब क्लॉज 2 में दिया गया है कि निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सांसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो देखिए विधि जो प्रोसीजर है वो डिसाइड करेगा जो सांसद है, जो पार्लियामेंट है, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट होगा राष्ट्रपति के अंडर ही। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए। तो इन सारे ऑप्शंस में से ट्यूबवेल की सिंचाई में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। आप कमेंट करके बताएंगे कितने परसेंट उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल की सिंचाई होती है, कितने परसेंट जो है बेसिकली कैनाल से सिंचाई होती है, और इस तरीके से आप बताएंगे एक पूरा का पूरा जो डेटा है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो देखिए ये काफी एक तरीके से प्रचलित कहेंगे कि आपको ये कंटेंट पता होना चाहिए। कंटेंट का मतलब है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किस बेसिस पे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से जो है उसके क्राइटेरियाज होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसमें क्राइटेरिया होता है, इसमें जो क्राइटेरिया है जो नहीं है, बेसिकली शामिल नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो है आंसर सी। ये देखिए वैयक्तिक समानता जो है, वैयक्तिक समानता वो इसका क्राइटेरिया नहीं है। जबकि जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बिल्कुल इसका एक कारक है। जबकि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, तो देखिए जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इसका एक क्राइटेरिया होता है। और प्रौढ़ साक्षरता, तो देखिए जो प्रौढ़ साक्षरता है वो भी इसका एक कारक होता है। तो इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, जीवन का स्तर कितना है, शिक्षा का स्तर कितना है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड की जाती हैं। इसके बाद में देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रति चयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ताओं को उपलब्ध है? तो देखिए इसको मैं इजी कर देता हूं आपके लिए क्वेश्चन को। प्रति चयन मतलब यहाँ पे चयन करने की बात हो रही है। चयन मतलब एक तरीके से आप रिसर्च का क्वेश्चन है। आप क्या कर रहे हैं, अपनी रिसर्च के लिए कुछ चीजें जो है चुनेंगे, सैंपलिंग करेंगे। तो सैंपलिंग में जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ताओं को उपलब्ध है, तो ऐसी कौन सी शोध प्रणाली है जिसमें अगर आपको इजिली वो मिल रही है, शोधकर्ता को मिल रही है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? क्या कोटो प्रतिचयन होता है या स्नोबॉल प्रतिचयन होता है, सुविधाजनक प्रतिचयन? तो देखिए इसमें सुविधा की बात हो रही है, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सुविधाजनक प्रतिचयन होगा। इसकी जो सैंपलिंग है उसको कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग। और मैं इसके बारे में अगर बताऊंगा तो थोड़ा आपको ये क्वेश्चन समझ में और आ जाएगा। तो इसमें मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध होती है। अपनी पहुंच के कारण मतलब जो भी आप सैंपलिंग कर रहे हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है ये, और शोधकर्ता के बिल्कुल इजी होती है शोधकर्ता को। जैसे कि आप देख सकते हैं कन्वीनियंस कहा जा रहा है इसको, कन्वीनियंट होती है ये जो भी रिसर्चर है उसके लिए। तो ये सैंपलिंग प्रतिचयन सैंपलिंग कहलाती है। इसके बाद में ये सैंपलिंग जो है सुविधाजनक प्रतिचयन कहलाती है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19, उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मापदंड का प्रयोग करता है? तो देखिए प्रेजेंट जो मानदंड है उनके स्थान पर जो है भावी फ्यूचर के मानदंडों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। इसको देखिए क्या कहते हैं, एक तरीके से जो भविष्य वाले भावी मानदंड है उनको कहेंगे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इसको कहेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भविष्य सूचक वैधता। तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने का ऐसा नहीं होता कि सबने सब कुछ ही पढ़ा होता है, हो सकता है क्वेश्चन मैंने भी ना पढ़ा हो, लेकिन मैं इसको कर लेता क्योंकि इसमें भावी मापदंड आ रहा है। भावी मतलब आने वाला, भविष्य सूचक वैधता इसको कहेंगे। तो वैलिडिटी वाला पोर्शन जो है आप इसको करके जाएंगे। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ। मान लीजिए जैसे 10th-12th में आपके प्री बोर्ड्स हुआ करते होंगे, सभी के हुए होंगे। तो प्री बोर्ड में क्या होता है कि वो एक तरीके से इसलिए लिए जाते हैं, इसलिए उनको लिया जाता है जिससे कि भविष्य का अनुमान लगाया जा सके। प्री बोर्ड से ये अनुमान लगाया जा सके कि बोर्ड में किस तरीके का परफॉर्मेंस करने वाले हैं बच्चे। तो इसलिए देखिए वैधता के निम्नलिखित इसमें क्या है, एक शोधकर्ता समकालीन मापदंडों के स्थान पर, अभी के मापदंडों के स्थान पर भावी मापदंडों को प्रयोग करता है, भावी मापदंडों को प्रयोग करता है, और इसी को क्या कहते हैं, भविष्य सूचक वैधता कहते हैं। और इसके अंतर्गत वर्तमान के तथ्यों पर आधार पर भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। बस इतना ध्यान रखिए, इसका इतना ध्यान रखिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लैपटॉप का डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है?
तो देखिए लैपटॉप का जो डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, जहां पे जिस डिवाइस से आप कहीं पे क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। तो देखिए जैसे मैं अभी इसको, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो पेन चला रहा हूं मैं, तो एक तरीके से क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस ही है जिस पे मैं पेन चला रहा हूं। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम टच पैड। तो देखिए इसका जो आंसर वो है टच पैड। यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है वो है टच पैड। तो ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस, ऐसी डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस जिसपे जो पॉइंटिंग डिवाइस है डिफॉल्ट है लैपटॉप में, वो है टच पैड। और देखिए टच पैड वाले भी लैपटॉप्स आते हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि टच पैड कहाँ होता है लैपटॉप में, तो बिल्कुल होता है, आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन आंकड़ों के द्वितीयक सोर्स हैं। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी सोर्स। तो देखिए सेकेंडरी सोर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले जो आंसर बता देता हूं मैं आपको, आंसर होगा इसका सी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े जो हैं। तो देखिए एनएसएसओ, इसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन मतलब एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सब जो है सेकेंडरी आंकड़े होते हैं। और एक देखिए मान लीजिए भारत की जनगणना जो होती है, ये भी सेकेंडरी आंकड़ा है, भारत की जनगणना, सर्वे जिसको कहेंगे हम, भारत की जनगणना। अब आप कहेंगे सर ये तो प्राइमरी है, एक तरीके से बिल्कुल घर घर जाके इन डेटा को कलेक्ट किया जाता है, लेकिन नहीं, इन आंकड़ों के बेसिस पे जो है ना, इन्हीं आंकड़ों के बेसिस पे बेसिकली जो भी रिसर्च होती है, मतलब एक तरीके से कितनी जन्म दर है, कितनी मृत्यु दर है, साक्षरता कितनी है, वो सब एक तरीके से डेटा फिर से कलेक्ट किया जाता है। तो एक तरीके से वो प्राइमरी डेटा रहेगा जो कंक्लूजन आएगा, और ये उसमें द्वितीयक स्रोत का काम करते हैं, सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं, प्राइमरी सोर्स नहीं रहेगा। प्राइमरी सोर्स होता है एक पर्टिकुलरली जो बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि इसको यूज किया जाता है किसी और रिसर्च के लिए, तो इसलिए सेकंड हैंड रिसर्च हो जाती है, इसलिए इसको द्वितीयक सोर्स कहा जाता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से फलांग की त्रुटि कौन सी है। देखिए फलांग की त्रुटि, त्रुटि का मतलब ये एरर सी क्वेश्चन है। देखिए मैं माफी चाहूंगा कि कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता होती हैं, और थोड़ा सा हिंदी की वजह से भी थोड़ी सी आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉब्लम होती है, फलांग की त्रुटि वगैरह नहीं, लेकिन इसको मैं जितना समझ पाया हूँ वो बेसिकली क्या है कि ये न्यूमेरिकल एरर की बात कर रहे हैं। जब मान लीजिए हम रिसर्च करते हैं और वहां पे कोई नंबर्स को हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो भी त्रुटि आती है उसमें से एक त्रुटि कौन सी है, फलांग की त्रुटि। फलांग की त्रुटि जो है किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्रत्युचर की त्रुटि से, प्रत्युचर की त्रुटि से रिलेटेड है, प्रत्युचर की त्रुटि से इसको रिलेट किया जाता है। थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, इंग्लिश में मुझे जरूर पता होगा, लेकिन प्रत्युचर की त्रुटि हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो देखिए जो चीज है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो भी हिंदी वाले लोग इसको देख रहे हैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो देखिए भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, विजय भटनागर। विजय जो भटनागर है उनको भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनके बारे में बता दूं मैं, इनका नाम है विजय पांडुरंग भटनागर, पूरा नाम विजय पांडुरंग भटनागर है। इनको भारत कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और देखिए 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा था इनका। तो इन्होंने जो किया था, आपने सुना होगा परम, परम बहुत बार सुना होगा, तो परम 8000 जो है उसमें उस सुपर कंप्यूटर में पहला सुपर कंप्यूटर था हमारा देश का, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, सीपीयू में एएलयू में डैश होता है। तो देखिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के एएलयू के अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में डैश होता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है रजिस्टर। देखिए ये है रजिस्टर, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं, सीपीयू के एएलयू में क्या है, रजिस्टर होते हैं। एएलयू की दो यूनिट होती है, जिसको अर्थमेटिक यूनिट कहा जाता है या लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि एएलयू में ये रजिस्टर्ड होता है। इसके बाद में देखिए किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए किसी हाइपरलिंक को अगर इंसर्ट करना है किसी डॉक्यूमेंट में, हाइपरलिंक, देखिए ये हाइपरलिंक वाली चीज जो है ना, ये बहुत आ रही है एग्जाम्स में, मैंने कई सारे एग्जाम्स में देख लिया, ये हाइपरलिंक जो है बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। और ये चर्चाओं में होने का कारण भी है इसका, क्योंकि इन हाइपरलिंक से ही बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हद तक हो रहा है। तो
तो आपको बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसको इंसर्ट करने का, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के से ये आपका जो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स है ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये हाइपरलिंक देख लेते हैं क्या होता है। हाइपरलिंक जो है HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया होता है। तो मान लीजिए आप अभी किसी वेबसाइट के होम पेज पे हैं, वहां पे कोई हाइपरलिंक दिया हुआ है। तो वो हाइपरलिंक क्या है बेसिकली, वो बेसिकली क्या है, एक ऐसी टेक्स्ट फाइल है या HTML में क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में वो इस तरीके का टेक्स्ट है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरी वेबसाइट के एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। दूसरी वेबसाइट के एड्रेस पे आप पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए किसी लिंक को क्लिक करते हैं, आप किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो हाइपरटेक्स्ट ही होता है। इसके बाद में देखिए 26 मार्च 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो देखिए मार्च 2022 में बिम्स्टेक जो शिखर है उसकी मेजबानी किसने की है, तो इसकी मेजबानी की है श्रीलंका ने। इसके बाद में देखिए मार्च 2022 में हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति। ये देखिए आप बिल्कुल इन चीजों को जरूर देखना है। कोई भी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना है किसी देश का, ये थोड़ा देख के जाना है। पर्सन इन न्यूज भी आपके सिलेबस में है। पर्सन इन न्यूज में ये क्वेश्चन इस तरीके के ही आएंगे, तो आप बिल्कुल देख के जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब चीजें देख के जाएंगे। और इसमें जो हुआ है वो बेसिकली कौन है, कैथलीन नोवाक जो है, ए आंसर है इसका, कैथलीन नोवाक। इनको क्या किया, हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो देखिए पहली वाली चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हंगरी जो है यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और सेकेंड कन्वेंशन का सदस्य भी है। तो देखिए इसमें मैंने 3 चीजें आपको बताई। एक तो ये बताया कि हंगरी किस किस का सदस्य है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बताने का मतलब था सिर्फ कि आपका ध्यान में OECD और नाटो जैसी चीजों पे लेके जाऊं। OECD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन इस तरीके से कहीं ना कहीं आ सकता है इनडायरेक्टली, क्योंकि रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है नाटो के ऊपर चल रही है, तो नाटो से आपको क्वेश्चन एक आध देखने को मिल सकता है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाटो में जो है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि देखिए नाटो तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपने यूरोप के बारे में, यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा इसका मेंबर सुना होगा। तो आप ये बताएंगे कि जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आता है या कनाडा आता है कि नहीं आता, ये दोनों चीजें आती हैं कि नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ईडार पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। तो देखिए ईडार पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अब देखिए अब आप इसको बता देंगे, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म जो है पता होती तो आप बता देते। तो देखिए ये है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट पोर्टल। ये जो शुरुआत है ये पोर्टल किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। इसके जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ताओं को उपलब्ध होता है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हो गया है, तो ये इसका आंसर फिर से सुविधाजनक प्रतिचयन होगा। और इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है इनके टेस्ट सीरीज में। उस वैधता के लिए निम्नलिखित में क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन, तो इसका आंसर भी देखिए भविष्य सूचक जो है वैधता वो होगा। तो दोस्तों इसमें मैं हर बार आपसे पूछता हूं कि अगर कोई भी आपको अपग्रेडेशन चाहिए, इंप्रूवमेंट मेरी तरफ से, आपको लगता है कि कोई सजेशन सर को देने चाहिए, वो आप बिल्कुल दीजिए। और आप जो है अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं, आपका कोई भाई बहन या कोई भी जिसको आप जानते हैं यूपीएचसीएससी का एग्जाम दे रहा है या इस तरीके के क्वेश्चंस उसको काम आ सकते हैं किसी और एग्जाम में, तो आप उसको बिल्कुल शेयर और सब्सक्राइब करवाया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ में देखिए तीसरी जो टेस्ट होगा वो मैं जल्दी आपके लिए अपलोड करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।